हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर चल रही होगी। लॉकडाउन है, कोरोना बहुत पीक पर है, तो बी केयरफुल और अपने घर के लिए भी सेफ्टी बरतें एंड आप भी सेफ़ रहें और पढ़ाई करते रहें, स्ट्रेस में ना जाएं। एग्ज़ाम भी हैं आप लोगों के, तो आप उसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। और फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो जो आपका 12th पॉलिटिकल साइंस है, सेकेंड बुक, उसका 4th यूनिट लेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, राइट। जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का जो यूनिट है, इसमें आप 3 केंद्र को सेंटर में पढ़ते हो। जैसे कि जो अमेरिका था वो एक ध्रुवीयता के रूप में आया था सामने, ठीक है। तो अगर अमेरिका एक ध्रुवीयता के रूप में आया है तो उसके विकल्प में क्या आया था? तीन तीन सेंटर आप ले लो। एक यूरोपीय संघ को ले लो, दूसरा आसियान को ले लो, तीसरा चीन को ले लो, ठीक है। तो जो आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ उसमें होगी सार्क की हो गई, ब्रिक्स की हो गई, तो उनकी फुल फॉर्म है, चाहे उनकी स्थापना है, उनका मुख्यालय कहाँ है, ये है आपके यूनिट में, ठीक है। मुझे स्पेशली कमेंट किया गया था आसियान के बारे में बताने के लिए, तो मैं उसी के बारे में आज जो वीडियो डालूंगी वही है टोटल आसियान। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर आपको पूरा यूनिट का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट। अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं बच्चों का कि पहला ये कि जो बच्चों का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव है। एक सेकेंड, सॉरी, सब्जेक्टिव पेपर है आपका, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आपके बनेंगे 2 नंबर में, 4 में और 6 में बनेंगे। मे भी चांसेस हैं 1 नंबर के पूछने की, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे 2, 4, 6 इसमें कंफर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें आपके कितने मार्क्स में आपका जो पेपर होगा ये 40 मार्क्स में होगा, ठीक है। आपका जो टाइमिंग होगा, टाइम अलॉट किया जाएगा जो आपको, वो 2 घंटे का ही होगा सिर्फ। इस शेड्यूल के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है, जिससे कि आप 2 घंटे में अपने 40 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट कर सको। वैसे ज़्यादा नहीं है, 40 नंबर में 2 घंटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ईजिली पेपर हो जाएगा। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पेपर कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं होंगे। तो आप पेपर की प्रिपरेशन करो, ठीक है। और हम आसियान के बारे में अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम। देखो, सबसे पहले आसियान का एक परिचय लेंगे। तो आसियान क्या था? तो अगस्त 1967 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। किसके तहत? बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत, ओके। उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई थी, इसमें 5 देश शामिल थे। कौन से थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। ये स्थापना के समय जो देश थे 5 वो हैं, और स्थापना के कुछ वर्षों बाद भी जो देश शामिल हुए हैं 5, वो देखो क्या है। ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ठीक है, और म्यांमार है। ये इसके 10 सदस्य देश हैं, ठीक है। और जो आसियान का आप झंडा देखोगे, आसियान के झंडे में कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें धान की बालियां हैं, ये ऐसे दिखता है, राइट। ये धान की बालियां हैं 10, जो मतलब सोने की तरह हैं धान की बालियां, जो क्या करती हैं, इसके 10 सदस्यीय देशों को शो करती हैं, इंडिकेट करती हैं। और इसके झंडे में जो 10 मेंबर हैं, जैसे धान की बालियों के रूप में इंडिकेट किया गया है, उनमें आपस में मित्रता और एकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसके झंडे के बारे में है। आगे देखो, इसके उद्देश्य क्या थे? तो आर्थिक विकास को तेज़ करना। आर्थिक विकास को तेज़ करने का संदर्भ ये है कि आसियान में जो भी देश शामिल हैं, अगर कोई देश उसमें से इकोनॉमिक रूप से वीक है, तो क्या करते हैं, बाकी सारे देश मिलकर उसकी हेल्प करके उसको ग्रो करते हैं। तो उस रूप में आर्थिक विकास को तेज़ करता है। और आर्थिक विकास को तेज़ करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आसियान कंट्रीज़ के ही ग्रोथ को बढ़ाना, नहीं। आप भारत को भी देखोगे तो भारत ने भी आसियान के 2 देशों के साथ में व्यापार किया है, जैसे सिंगापुर है, थाईलैंड में, और भी देशों के साथ व्यापार किया और कोशिश भी कर रहा है करने की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसियान सदस्य देशों के बीच में ही ग्रोथ करना है, नहीं, बाहर के देशों से भी ग्रोथ करना है, ओके। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास आप समझते हो बहुत अच्छे से कि इसको भी विकास करके हमें इसे हासिल करना है। उसके बाद क्या है? क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना, स्थायित्व को बढ़ावा देना। मतलब जैसे क्षेत्रीय शांति के साथ साथ स्थायित्व को भी साथ में बढ़ावा देना, स्टेबिलिटी को सस्टेन करना, ठीक है। ये इसके 3 उद्देश्य थे। आगे देखो, इसके 3 स्तंभ, जो आसियान के जो प्रमुख 3 स्तंभ थे, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है।
ये नोट्स में नहीं लिखा लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो इसके जो 3 स्तंभ हैं वो कौन से हैं? आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला जो आसियान सुरक्षा समुदाय है वो ये कहता है कि किसी भी देश के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध के टकराव हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस चीज़ से रक्षा करनी है, बचना है, ठीक है। प्लस ये भी है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, मेल मिलाप की चीज़ें करनी है, ओके। एक सेकेंड और एक चीज़ बता दूं, आसियान शैली है, आप आसियान शैली करके पढ़ोगे तो ये क्या है? जो अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोग मेल मिलाप का जो नीति था, इसने क्या करा है? आसियान ने बहुत नाम कमाया है। इस नाम कमाने का जो प्रोसेस है इसको ही आसियान शैली का नाम दिया गया है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है जैसे कि मैंने बताया क्या कि आसियान सुरक्षा समुदाय का, ठीक है, ये क्या करते हैं? क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाकर उन पे सहमति व्यक्त करते हैं, ओके। और दूसरा क्या है आपका? आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसमें क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, ठीक है, जिससे कि आर्थिक विकास में मदद कर सके। साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना जिससे कि आर्थिक विकास में मदद हो सके। तीसरा है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो इसका मतलब क्या है? आसियान देशों के बीच जो टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जो भी आसियान में 10 देश शामिल हैं उनमें आपस में टकराव ना करके क्या करते हैं? बातचीत को बढ़ावा देते हैं, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो रहा है तो आप मार के नो हिंसात्मक रूप से आप वायलेंस करो और मारो पीटो काटो, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत के थ्रू भी, एग्रीमेंट के थ्रू भी बातों को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला इनका मतलब क्या है सांस्कृतिक टकराव का? कि आसियान देशों के बीच में जो टकराव उत्पन्न हो रहा है उसको कैसे दूर करना? बातचीत और सहयोग के द्वारा, ठीक है, उसको दूर करना। तो ये इसके स्तंभ थे। अब अगर हम आसियान जो ये उसी के बीच में है, उसी के पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे देख लेना। अब देखो आसियान क्षेत्रीय मंच, इसी में आप पढ़ोगे एक आसियान क्षेत्रीय मंच। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? देशों की सुरक्षा और विदेश नीति को तालमेल, जो विदेश नीति है तालमेल बनाना। जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? कि बाकी देशों के साथ में जो फॉरेन पॉलिसी है, जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या करना, जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें तालमेल बनाना। आसियान देशों के साथ साथ क्या है, जो बाहरी देशों के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं वो क्या है, मतलब उसके लिए क्या है? तालमेल बना कर रखना, कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना, ये नहीं कि झगड़ा करना। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करते हो आप, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मतलब क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी को अपनाया जाता है। डिपेंडेंसी थ्योरी का कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सब देश के पास सारी चीज़ें फुलफ़िल हो, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी देश के पास किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है, जिससे क्या करते हैं? वो संबंध बना के दूसरे देशों के साथ अपनी कमी को फुलफ़िल करते हैं। तो ये आसियान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों बनाने चाहिए? तो जो भी हमारे देश में चाहे किसी और देश में कमी है उस चीज़ को फुलफ़िल करना, ठीक है, अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और जो आसियान क्षेत्रीय मंच है ये भी यही करता है क्या? कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा देता है और उसमें कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ओके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये इस बारी यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ये पूछता है क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहेंगे, तो उनमें भी बहुत मतलब हम बेसिक चीज़ें जो पढ़ के जाते हैं वही सारी चीज़ें आती हैं। फ़र्क ये है कि हम समझने में फेर होता है हमारे, या फिर हम ध्यान नहीं देते उस चीज़ को। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो इसकी उपयोगिता क्या है? आसियान क्या करता है? निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार करता है, ठीक है। अगला क्या है? जो भारत है उसने आसियान देशों के 2 देशों के साथ व्यापार किया, मैंने बता दिया आपको, थाईलैंड और सिंगापुर के। इसके अलावा और भी है कि जो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे हैं तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देश के साथ व्यापार और निवेश के मामलों में प्रदर्शित होता है, ठीक है। और हाल ही में क्या देखा आपने कि भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की, और इसी बीच में क्या किया उन्होंने? पूर्व की ओर देखो नीति की स्थापना के साथ उन्होंने क्या किया था? 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में क्या करा? आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। आपने देखा होगा 2018 में जो गणतंत्र दिवस था उसमें, ठीक है। आगे देखो, आसियान एक ऐसा मात्र एशिया का संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है।
प्रोवाइड भी करता है सुरक्षा और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने विचारों को व्यक्त करके उसमें जो भी संघर्ष है, टकराव है विचारों में, आप उस चीज़ को दूर कर सको। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो आसियान संगठन है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी देशों को। ओके, सो ये टॉपिक आसियान का यहाँ ख़त्म होता है। तो होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं ज़रूर दूँगी। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो थैंक यू एंड ब्लेस्ड।